राजकीय इंटर कॉलेज चंपावत के गणित के सभी छात्रों का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम इस लॉकडाउन की वजह से विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, तो आपस में जुड़ने का यही एक माध्यम है जिसमें कि हमें अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना होगा। मैं कई दिनों से प्रयास कर रहा था कि बच्चों से संपर्क हो, लेकिन अभी तक मुझे केवल 4-5 बच्चों से ही संपर्क हो पाया है। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ बच्चे जो है ग्रुप से जुड़े होंगे। उनसे फ़ोन से तो बात नहीं हो पाई, लेकिन जो हमने ग्रुप बनाया है, लेकिन ग्रुप में मैं देखता हूँ कि 8-10-12 बच्चे जुड़े हुए हैं। हम अब इसको स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई की अपनी शुरुआत करते हैं। धीरे इस प्रकार से मैं प्रतिदिन 1 वीडियो 2 वीडियो इस तरह से आपके YouTube में डालूंगा। आप जब आपको समय मिलता हो इसको नियमित रूप से देखिए, तभी हम आगे बढ़ के इसको समझने में सफल रहेंगे। बच्चों, पहला चैप्टर आपके 11th में है समुच्चय या सेट्स। ये पहला चैप्टर है। समुच्चय से ही पहले बात करते हैं कि हम अपने जीवन में कई तरह के संग्रहों के बारे में चर्चा करते हैं। कई तरह के संग्रह, जैसे हम टी सेट हम कहते हैं, हम डिनर सेट हम कहते हैं, जैसे किसी समतल में बिंदुओं का संग्रह हम कहते हैं। ताश की गड्डी भी एक संग्रह है, कुछ पत्तों का एक संग्रह है। क्रिकेट की टीम, वॉलीबॉल की टीम, ये सब व्यक्तियों के संग्रह हैं। जैसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, ये भी एक संग्रह है, व्यक्तियों का एक संग्रह है। तो अब कुछ विशेष प्रकार के संग्रहों को हम समुच्चय कहते हैं। समुच्चय भी एक संग्रह है, इसमें विशेष प्रकार की वस्तुएं या व्यक्ति इसमें होते हैं। तो जब हम समुच्चय की जब परिभाषा करते हैं तो हम ये कहते हैं, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। यानी समुच्चय परिभाषित, वेल डिफाइंड, जो अच्छी तरह परिभाषित हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ये समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। ठीक है, तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। अब यहाँ पर शब्द आ रहा है सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का क्या मतलब हुआ? सुपरिभाषित, ये जो शब्द है इसका क्या अर्थ है? यहाँ पर वेल डिफाइंड जो कह रहे हैं, मतलब ये हुआ किसी कलेक्शन को जब हम, यानी वस्तुओं के उस संग्रह को हम समुच्चय कहेंगे जब हम ये बताने में समर्थ रहे होंगे कि जब कौन सा जो ऑब्जेक्ट है, कौन सी वस्तु इस संग्रह में होनी चाहिए और कौन सी वस्तु इस संग्रह में नहीं होनी चाहिए, ये बताने में अगर हम स्पष्ट हैं तो इस संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। जैसे हमें कहा जाए कि भारत के अच्छे क्रिकेटर्स का संग्रह, भारत के अच्छे क्रिकेटर्स का संग्रह अगर हमें कहा जाए तो अब अच्छे शब्द जो है वो बहुत ज़्यादा कंपैरेटिव है, वो तुलनात्मक शब्द है। जो कोई एक व्यक्ति के लिए अच्छा हो सकता है दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छा न हो। तो इसलिए अच्छा व्यक्ति ढूंढना बहुत कठिन है। तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सा क्रिकेटर अच्छा है, कौन सा क्रिकेटर अच्छा नहीं है। इसलिए इस तरह का जो संग्रह है, इसमें जो वस्तु है वह सुपरिभाषित नहीं है। इसलिए भारत के अच्छे क्रिकेटर्स का जो संग्रह है उसे हम समुच्चय नहीं कह पाएंगे। लेकिन इसी की जगह पर हम ये कहते कि भारत के उन क्रिकेटर्स का संग्रह जिन्होंने 10 से अधिक सेंचुरी बनाई हैं, वो चाहे वो टेस्ट मैच में कह दें
या किसी भी क्रिकेट के फॉर्म में कह दें जिसने 10 या 10 से अधिक सेंचुरी बनाई हैं, उन क्रिकेटर्स का संग्रह अगर हम कहेंगे तो हम बताने में स्पष्ट होंगे कि जिसने 10 या 10 से अधिक सेंचुरी बनाई है वो इस संग्रह में आएगा, जिसने 10 से कम सेंचुरी बनाई है वो इस संग्रह में नहीं आएगा। तो वस्तुओं के यानी सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। तो सुपरिभाषित का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम इस संग्रह में रख रहे हैं उसके बारे में हम ये बताने में समर्थ हूँ कि वो इस संग्रह में आएगा या नहीं आएगा। तो इसलिए सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ये समुच्चय की परिभाषा हो गई। जैसे हमें कहें कि एक हमने द्विघाती समीकरण दिखा x² + 2x + 1 = 0। ये हमने एक मान लिया द्विघाती समीकरण लिखा। इसके मूलों का समुच्चय अगर हम निकालें, द्विघाती समीकरण है तो इसके दो मूल होंगे, यानी ये असल में x + 1 का होल स्क्वायर है = 0, यानी x + 1 = 0 हुआ, यानी x = -1। तो इसका एक ही अवयव होगा x = -1। तो ये इसका हमें पता है, इसमें इस संग्रह में एक ही अवयव है -1। तो इस तरह जो संग्रह है जिसमें हम ये बताने में सफल हैं कि ये जो संग्रह का जो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु इस संग्रह में आएगी या नहीं आएगी, और ये बताने में हम समर्थ हैं, तो वो संग्रह जो है समुच्चय कहलाएगा। अब इस तरह के संग्रह हमने कई देखे हैं। जैसे हम संख्याओं का संग्रह कहते हैं, जैसे हमें प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हम जानते हैं और हम वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हम जानते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा है। अब दूसरी बात आती है, पहला तो था समुच्चय किसे कहते हैं, यानी सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। दूसरी बात आती है इस किसी समुच्चय को हम निरूपित कैसे कहेंगे। किसी भी समुच्चय को निरूपित करने के लिए हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल लेटर ABC इनका उपयोग करते हैं। किसी संग्रह को, किसी समुच्चय को अगर हमें प्रदर्शित करना है, उसे निरूपित करना है, तो उसे हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर ABC से निरूपित करेंगे। अब जो उस संग्रह के वस्तुएं होंगी किसी संग्रह में, यानी किसी समुच्चय के जो अवयव उन्हें हम कहते हैं। जैसे हमने कहा कि 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं, हमने कहा उस संग्रह को मैंने अगर A दिखाया तो 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इस संग्रह के जो अवयव हैं, अब ये संग्रह जो है समुच्चय हो गया है, तो इस संग्रह के जो वस्तु हैं, जो इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, वह 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब इन ऑब्जेक्ट्स को जो इस समुच्चय में जो वस्तुएं हैं, उन्हें हम कहते हैं इस समुच्चय के अवयव। इस समुच्चय के हम अवयव कहते हैं। अब अगर किसी समुच्चय को अगर दर्शाना होगा तो इस प्रकार के से हम उस समुच्चय के अवयवों को लिख देंगे और उसको एक मझले कोष्ठ से बंद कर देंगे। समुच्चय को हम ऐसे नहीं दिखाएंगे। ये इस तरह के भी समुच्चय होते हैं, वो अभी बात आएगी जब हम वास्तविक संख्याओं की बात करेंगे, तब इस समुच्चय की बात आएगी। लेकिन यहाँ पर जब हम किसी समुच्चय को लिखेंगे तो इस प्रकार से मझले कोष्ठ में हम समुच्चय के अवयवों को लिख देंगे और इस समुच्चय को हम इस इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के किसी कैपिटल लेटर से निरूपित करेंगे। अब अगर हम किसी लेटर से अगर किसी समुच्चय के अवयव को दर्शाना होगा तो हम, यानी जो अवयव हैं, हमें स्पष्ट रूप से 1, 2, 3 नहीं दिया है अवयव। हमने कहा है इस समुच्चय का कोई अवयव A है, मैंने कहा तो किसी समुच्चय का अवयव A है तो उसको अवयव को हम स्मॉल लेटर से दिखाएंगे, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के स्मॉल लेटर से किसी समुच्चय के अवयवों को दर्शाएंगे और इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल लेटर से उस समुच्चय को हम निरूपित करेंगे। और समुच्चय को इस मझले कोष्ठ के बीच इस प्रकार से हम किसी समुच्चय को दर्शा देते हैं। अब अगर मुझे कहा जाए कि समुच्चय A, ये जो अवयव A है वो समुच्चय A में है, तो इसके लिए प्रतीकात्मक रूप से हम इस प्रकार से कहते हैं कि अवयव A बिलोंग्स टू समुच्चय A, यानी A बिलोंग्स टू A, यानी ये जो अवयव है वो इसका एक मेंबर है, इस समुच्चय का एक मेंबर है। अगर मुझे कहना है तो A बिलोंग्स टू A इस प्रकार से दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर दिख रहा हमें 3 बिलोंग्स टू A इस समुच्चय में। अगर कोई अवयव इस समुच्चय में नहीं है तो हम कहेंगे 10 डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी इसका अवयव नहीं है, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू A इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो ये हो गया किसी समुच्चय क्या है और किसी समुच्चय को हम किस प्रकार से निरूपित करेंगे, ये पहली बात हमारी हो गई।
संख्याओं के विभिन्न समुच्चयों को हम प्रतीकात्मक रूप में कैसे दर्शाते हैं, क्या प्रतीक हमें संख्याओं के समुच्चय के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, ये हम बार बार इनका उपयोग करेंगे। तो संख्याओं का जो सबसे छोटा समुच्चय होता है, जहाँ से संख्या हम शुरू करते हैं, काउंटिंग नंबर्स हैं, जिन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम कैपिटल N से दर्शाएंगे। ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। अब अगर हम पूर्णांक संख्याओं की बात करते हैं, पूर्णांक संख्याएं अगर हम इसकी बात करते हैं, तो पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को हम Z से दर्शाते हैं। इसमें धन पूर्णांक भी हो गए, ऋण पूर्णांक भी हो गए और शून्य भी हो गया। तो पूर्णांकों के समुच्चय को हम Z से दर्शाते हैं। अगर परिमेय संख्याएं हैं, तो परिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम दर्शाते हैं Q से। परिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम Q से दर्शाएंगे। और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम दर्शाएंगे R से। रियल नंबर या वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम दर्शाएंगे R से। यहीं पर अगर धन पूर्णांकों की बात करेंगे तो Z प्लस से दर्शाएंगे। धनात्मक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को दर्शाना है तो हम Q प्लस से दर्शाएंगे। और धनात्मक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को अगर हमें दिखाना है तो इसको हम R प्लस से दिखाते हैं। ये कुछ प्रतीक हैं जो कि समुच्चयों के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। जब भी हम किसी समुच्चय को अंग्रेजी के वर्णमाला, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से ही निरूपित करेंगे। और ये जो हैं कुछ संख्याओं को निरूपित करने वाले समुच्चय हैं जो हमें याद रखने होंगे पूरे चैप्टर में। अब समुच्चयों को निरूपित कैसे करते हैं, समुच्चयों का निरूपण का तरीका क्या है। यानी एक तरीका तो हमने ये देखा कि समुच्चय के सभी अवयवों को हमने एक मझले कोष्ठ के अंदर लिख दिया है। एक तरीका ये है। ये भी समुच्चयों के निरूपण का एक तरीका है। एक तरीका और है। इस तरीकों को कहते हैं रोस्टर विधि, यानी समुच्चय निर्माण की विधि। अगर मैं बात करता हूं, समुच्चय निर्माण, समुच्चय को निरूपित करने की विधियां, निरूपित करने की विधियां, इनकी अगर मैं बात करता हूं तो दो विधियां। एक विधि तो हमने ये बात कर ली है कि यानी पहली विधि कहलाती है रोस्टर विधि। यानी रोस्टर विधि का मतलब हुआ अगर हम किसी समुच्चय के सभी अवयवों को लिख देते हैं मझले कोष्ठ के अंदर, तो इस तरह से जो समुच्चय निरूपित किया गया है वो कहलाता है रोस्टर विधि से हमने समुच्चय को निरूपित किया। जैसे हमने कहा 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो मैंने इस समुच्चय के सभी अवयवों को दर्शा दिया एक मझले कोष्ठ के अंतर्गत, यानी मैंने इस समुच्चय को रोस्टर विधि से निरूपित किया गया। अगर मुझे कहा जाए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावल्स यानी स्वरों का समुच्चय, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावल्स का समुच्चय अगर हम कहें बी, तो हो जाएगा ए, आई, ओ और यू। यानी मैंने रोस्टर विधि से इस समुच्चय के सभी अवयवों को लिख दिया। रोस्टर विधि ये तरीका है। जैसे मुझे कहा जाए कि एक समुच्चय 6 के सभी गुणनखंडों का समुच्चय, यानी 6 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। ये 6 के समस्त गुणनखंडों का समुच्चय हो गया। यानी अगर किसी समुच्चय के समस्त अवयवों को एक मझले कोष्ठ के अंदर हम लिख देते हैं, तो इस तरह से अगर किसी समुच्चय को दर्शाते हैं तो ये कहलाता है समुच्चय निरूपण की रोस्टर विधि। यानी समस्त अवयवों को हमने लिख दिया है, ये रोस्टर विधि, या इसी को सारणी विधि भी कहते हैं। सारणी विधि से साफ समझ में आ रहा है कि हमने इस समुच्चय के समस्त अवयवों को इसमें लिख दिया है। अब समुच्चय को निरूपित करने का दूसरा तरीका है समुच्चय निर्माण रूप। ये तो पहला था रोस्टर विधि। दूसरी विधि है समुच्चय को निरूपित करने की समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण विधि या समुच्चय निर्माण रूप, या इसी को विधि भी कह सकते हैं। समुच्चय निर्माण रूप ये एक तरीका है समुच्चय को निरूपित करने का। और तरीका, जब किसी समुच्चय में बहुत सारे अवयव हैं, उन सभी अवयवों को लिखने में हम समर्थ नहीं हैं, तो उसके लिए हम उन समुच्चयों के बीच जो
आपसी संबंध है उस संबंध को हम दर्शा देते हैं। जैसे मुझे कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय मुझे कहा जाए तो एक तरीका तो है हमारे पास तो अंग्रेजी वर्णमाला के समस्त अक्षरों का समुच्चय मुझे लिखना है। तो एक तरीका तो ये था, अगर मैं इसको रोस्टर विधि से लिखता तो हम कैसे लिखते, उस समुच्चय के सभी अवयवों को लिख देंगे ए बी सी ऐसे करके एक्स वाई जेड, मुझे ये सभी 26 अवयव इसके लिखने होंगे। अगर ऐसे लिखते हैं तो ये रोस्टर विधि होगी। अगर मुझे इसे समुच्चय निर्माण विधि से लिखना है तो हम क्या करते हैं कि जिस समुच्चय के अवयवों को हम लिख रहे हैं उस समुच्चय के अवयवों में जो आपसी संबंध है उस संबंध को हम दर्शा देते हैं, या वो एक उनकी जो विशेषता है उस विशेषता को प्रदर्शित करते हुए एक वाक्य लिख देंगे। जैसे हम कहें वी, मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के समस्त अक्षरों का समुच्चय 26 अवयव हैं, तो मैं उसका एक कोई अवयव ले लेता हूं v इक्वल टू एक्स। इस प्रकार है कि इसको इंग्लिश में कहते हैं सच दैट, ये प्रतीक है, हम इसे समुच्चय में उपयोग करेंगे। सच दैट इसको हम पढ़ेंगे, इसका मतलब है इस प्रकार है, x इस प्रकार है कि, अब इसकी विशेषता बता देंगे। x अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है। इस तरह से हम इसको लिख देते हैं और इसको भी मझले कोष्ठ में बंद कर देंगे, यानी उसका एक अवयव लिखेंगे और उस अवयव की क्या विशेषता है उसको दर्शाने वाला एक वाक्य लिखा देंगे। यानी x इस प्रकार से है कि x अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। इस प्रकार से अगर किसी समुच्चय को हम लिखते हैं तो ये समुच्चय निर्माण की, ये जो समुच्चय को निरूपित करने की समुच्चय निर्माण विधि कहलाती है। x इस प्रकार है कि x अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। इस प्रकार से हम इस समुच्चय को दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार से मुझे कहा जाए कि जैसे इसी समुच्चय को, यहाँ तो हमने लिखा था कि 6 के, ये जो पहले वाले हमने उदाहरण दिखाया कि 6 के गुणनखंडों का समुच्चय, तो अगर इसी समुच्चय को अगर मैं रोस्टर विधि से लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, C जो समुच्चय है उसका एक अवयव x, ये x आप 1 2 3 नहीं, ये x एक चर अवयव होगा कोई भी। हम इसको जो अलजेब्रा में आप करते थे ना कि जो इसे चर कहते हैं अलजेब्रा में, यानी लिटरल टर्म जिसे हम कहते हैं, एक लिटरल टर्म में ए बी सी एक्स वाई जेड में इस प्रकार से किसी लिटरल टर्म से इसे हम दर्शा देंगे। इसको कोई अचर नाम नहीं देंगे, 1 2 3 4 5 6 नहीं कहेंगे, x c इक्वल टू एक्स सच दैट। अब x की क्या विशेषता है, x 6 का गुणनखंड है, x 6 का गुणनखंड है। इस प्रकार से ये इसकी विशेषता है इस अवयव की। और ये अब आपको पता है कि समुच्चय निर्माण विधि से हमने इसको लिखा, आप चाहें तो इसको रोस्टर विधि में बदल सकते थे। अब ये पता है आपको 6 के गुणनखंड, जो x है वो 6 का एक गुणनखंड है, तो आप इससे इसको प्राप्त कर सकते हैं, इसको आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए समुच्चय को निरूपण की 2 विधियां हैं। एक विधि है रोस्टर विधि जिसमें कि समुच्चय के समस्त अवयवों को लिख दिया जाता है, और दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण विधि जिसमें कि समुच्चय का एक अवयव लिखकर उसकी विशेषता बता दी जाती है, उस अवयव की विशेषता क्या है। अब मैं आता हूं एक्सरसाइज में। आप एक कॉपी बनाइए, इस एक्सरसाइज के सवालों को हल करिए, एक एक करके हम इसको देखते हैं। इन सवालों को क्या है ये, जैसे पहला सवाल है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने, पहले बताना है कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, ये हमेशा समुच्चय होगा। हम जय से कौन प्रारंभ होता है पता है, जनवरी है, जून है, जुलाई है, जो भी अक्षर जो भी महीने हैं हम निश्चित रूप से बता सकते हैं कि 12 महीनों में कौन जे से शुरू होता है, इसलिए ये एक संग्रह जो है एक समुच्चय होगा। भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ये समुच्चय नहीं हो सकता है, क्योंकि जो प्रतिभाशाली शब्द है वह वेल डिफाइंड नहीं है, सुपरिभाषित शब्द नहीं है। प्रतिभाशाली ये हमेशा
विवादित शब्द होगा। अब ये कंपैरेटिव शब्द है, एक जिसको एक प्रतिभाशाली मानता है और दूसरा हो सकता है न माने, और दूसरा जिसे मानता है उसका पहले न माने। इसलिए प्रतिभाशाली शब्द जो है सुपरिभाषित नहीं है। इसलिए इस समुच्चय में लेखकों को रखना, इस संग्रह में लेखकों को रख पाना जो है संभव नहीं है। तो ये संग्रह जो है प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह जो है समुच्चय नहीं होगा। वैसे ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तो सर्वश्रेष्ठ भी किस आधार पर ये श्रेष्ठ हैं ये यहाँ पर वर्णित नहीं है, तो ये शब्द भी सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए ये संग्रह समुच्चय नहीं हो सकता है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह निश्चित है। कक्षा 11 में किन बच्चों ने कक्षा 11 गणित में किन बच्चों ने एडमिशन लिया वही इस कक्षा के बालक होंगे। इसलिए इस तरह का जो संग्रह है कोई एक कक्षा जो है वो हमेशा ये इस प्रकार का जो संग्रह होगा वो समुच्चय होगा। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, ये भी हमें पता है। 1 से 99 तक कौन सी संख्या है, तो इस तरह का संग्रह भी परिभाषित है और ये समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये भी एक समुच्चय है निश्चित रूप से। प्रेमचंद ने कौन सी बुक्स लिखी हैं वो सुपरिभाषित है। जो बुक प्रेमचंद ने लिखी है वो इस संग्रह में आएगी। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, यानी जो 2 से विभाजित होंगी वो संख्याएं सम कहलाती हैं, ये भी हमें पता है। कौन इस संग्रह में आएगा कौन नहीं आएगा हम स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। इसलिए ये संग्रह भी इस तरह का संग्रह भी हमारे पास एक समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी एक समुच्चय है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक, फिर ये खतरनाक शब्द जो है इस परिभाषित नहीं है, इसलिए इस तरह का संग्रह समुच्चय नहीं हो सकता है। अब इसमें एक समुच्चय दिया है, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू भरिए। जैसे इस समुच्चय में दिख रहा है 5 इसमें है तो यहाँ पर बिलोंग्स टू आ जाएगा। 8 इस समुच्चय में नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी ये प्रतीक आ जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। ये आपको फ्लैट ई लिख के उसे क्रॉस कर देना है। तो 8 इस समुच्चय में नहीं है, 0 भी इस समुच्चय में नहीं है, 4 इस समुच्चय में है, 2 इस समुच्चय में है, 10 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। इस प्रकार से है। अब आपको कुछ सवाल जो है रोस्टर विधि वाले समुच्चय निर्माण में लिखने होंगे और समुच्चय निर्माण वाले रोस्टर विधि में लिखने होंगे। इस सवालों पे आते हैं। अब आप अपनी किताब अपने पास में रखिए, क्वेश्चंस को आप किताब में देखिए, मैं एक करके इनको समझाता हूँ। तीसरा सवाल आप देखिए, a इक्वल टू एक्स। ये जो तीसरा सवाल है इसमें आपको कुछ समुच्चय निर्माण विधि में दिए गए हैं, यानी उसका एक अवयव लिखा गया है और उस अवयव की विशेषता हमको बताई गई है। तो वो समस्त समुच्चय को हमने रोस्टर विधि से लिखना है। समुच्चय ए इस प्रकार से है, एक्स सच दैट, एक्स इस प्रकार से है, एक्स एक पूर्णांक है और वह x जो है ग्रेटर देन -3 है और लेस देन 7 है। तो इस समुच्चय को अगर हम रोस्टर विधि से लिखेंगे तो इसके अवयव हो जाएंगे। तो ऋण 3 से बड़ा है और ये पूर्णांक है तो ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इसके अवयव हो जाएंगे। दूसरा है b एक समुच्चय है, x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो इस समुच्चय b के अवयव क्या हो जाएंगे, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, 1, 2, 3, 4 और 5 इसके अवयव हो जाएंगे। तीसरा है c एक समुच्चय है, x इस प्रकार से है कि x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योग 8 है। 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। तो एक तो हमारे पास अंकों का योग 8 है, तो एक तो हमारे पास हो सकता है 2 अंकों की संख्या होनी है, तो ये हमारे पास हो सकता है 2 अंकों की संख्या है। तो हम देखते हैं ये स्टार्ट होंगे 10 से, एक तो हो जाएगा हमारे पास 17, 1 और 7 इनका योग 8 हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम फिर, यानी ये हमेशा 10-10 के डिवीजन में 0 से 10 में एक ही होगा 17। अब अगर हम 20 से 30 के बीच में जाते हैं तो ये एक बढ़ेगा एक कम हो जाएगा। अगला हो जाएगा हमारे पास 26, ये एक बढ़ेगा एक कम हो जाएगा। अब 30 से 40 के बीच में जाते हैं तो अगला हमारे पास हो जाएगा, ये एक बढ़ेगा 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अगला ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 6 और ये 2 और ये 7 और ये 1 और
8 एंड 0, ये 2 अंकों की संख्या है जिनका योग जो है 8 हो, जिनका योगफल 8 होगा। तो 2 अंकों की संख्या जिनका योगफल 8 हो। तो ये कहता है x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। तो ये संख्याएं होंगी, 2 अंकों की संख्या है जिनका योग, अंकों का योग जो है 8 है। उसी प्रकार से चौथा जो है x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो संख्या 60 के भाजक क्या हो सकते हैं जो अभाज्य संख्या है? तो d समुच्चय अगर हम कहें तो अभाज्य संख्या है जो 60 को विभाजित करती है, 60 की भाजक है। तो 2 एक सम संख्या का भाजक होगा, 2 होगा। 3 भी अभाज्य संख्या है, वो भी 60 को विभाजित करेगी। 5 भी अभाज्य संख्या है जो इसको विभाजित करेगी। 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या 7 है, इसको डिवाइड नहीं करेगी। अगली अभाज्य संख्या हमारे पास 11 है, वो भी इसको विभाजित नहीं करेगी। 11 के बाद 13 विभाजित नहीं करेगी। 13 के बाद हमारे पास 17 है, वो विभाजित नहीं करेगी। 17 के बाद आ गया आपके पास 23 है, 29 है, सबको विभाजित नहीं, ये सब इसको विभाजित नहीं करते हैं। तो 60 को विभाजित, वैसे 60 के जो गुणनखंड आपको पता है, अगर आप 60 की अभाज्य संख्याएं देखते हैं, 2 से आप विभाजित कर रहे हैं इसे, 30 आया, फिर 2 से आप विभाजित कर रहे हैं इसे, 15 आया, फिर आप 3 से विभाजित कर रहे हैं इसे, तो 5 आया। तो अभाज्य संख्याएं जो 60 को विभाजित करते हैं 2, 3, 5 ही हैं, ये 60 को विभाजित करने वाली अभाज्य संख्याएं होंगी। उसी प्रकार से 5वां है ई, वो कहता है ट्रिग्नोमेट्री शब्दों के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखिए। शब्द ये है ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनो, अगला ई है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों से बना हुआ समुच्चय। इसको हमें रोस्टर विधि से लिखना है। बच्चों देखिए, हम समुच्चय कह रहे हैं, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी कोई वस्तु एक बार सुपरिभाषित है ये जानकर हमने किसी संग्रह में शामिल कर लिया है, तो वो वस्तु फिर दोबारा उस संग्रह में नहीं आएगी। मतलब किसी समुच्चय में किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अगर हम इस ट्रिग्नोमेट्री शब्द को देखते हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि कई शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे आर की यहाँ पुनरावृत्ति है, ओ की यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है, और TRIGONOME टी की भी यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये जो अक्षर हैं, ये जो लेटर हैं ROT, ये जो अक्षर हैं, जब हम इन ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों से बना हुआ समुच्चय लिखेंगे तो जिन अक्षरों की पुनरावृत्ति हो रही है वो अक्षर एक ही बार लिए जाएंगे। तो इस समुच्चय को, ये तो था ट्रिग्नोमेट्री शब्द, तो ये समुच्चय नहीं होगा क्योंकि इसमें अक्षरों की पुनरावृत्ति हो रही है, ये सुपरिभाषित नहीं है। फिर अगर किसी वस्तु को हमने सुपरिभाषित करके इस संग्रह में अगर एक बार एंट्री दे दी है, इसको हमने समुच्चय कह दिया है, तो वो अवयव फिर दोबारा इस संग्रह में नहीं आएगा। तो इसलिए इस संग्रह को समुच्चय बनाने के लिए जिनकी पुनरावृत्ति है उनको हमें हटा देना होगा। यानी टी एक ही बार आएगा, TRI, ये आई है, GO एक बार आएगा, N फिर O नहीं आएगा, M E और T नहीं आएगा, R नहीं आएगा, और Y। ये इस शब्द के ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों से बना हुआ समुच्चय ये हो जाएगा। मतलब ये समझना है सिंपल सी बात कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं होगी, यानी किसी भी वस्तु की किसी समुच्चय में पुनरावृत्ति नहीं होगी, एक अवयव एक ही बार आएगा। उसी प्रकार से दूसरा है बेटर शब्द है, आप उसको देख लीजिए कि बेटर शब्द में ई की भी पुनरावृत्ति है और टी की भी पुनरावृत्ति, यानी इन अक्षरों से अगर हम समुच्चय बनाएंगे तो BETR ये केवल समुच्चय के अवयव रहेंगे। अब चौथा सवाल इसके विपरीत है, यदि कोई समुच्चय अगर समुच्चय निर्माण विधि से निरूपित किया गया है, रोस्टर विधि से निरूपित किया गया है, तो उसको समुच्चय निर्माण विधि में से लिखिए या समुच्चय निर्माण रूप में इस समुच्चय को लिखिए। यहाँ पर रोस्टर विधि से लिखा गया। समुच्चय के अवयव हैं 3, 6, 9, 12। अब इस समुच्चय को अगर मैं ए से दर्शाता हूँ तो पहले तो हमें ये स्टडी करना होगा कि इस समुच्चय के अवयव में क्या विशेषता है, आपसी संबंध क्या है इनमें। हमें दिख रहा है इसके अवयव जो है 3 के गुणज में, 3 एकम, 3 दूना, 3 तिया, 3 चौको, यानी 3 के गुणज में इसके अवयव हैं। तो हम जब समुच्चय निर्माण विधि से इसको लिखेंगे तो इसका एक अवयव लिख देंगे x, सच दैट। अब x की विशेषता ये है कि सच दैट
x बराबर 3n, यानी x जो 3 का गुणज है, और जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, एक चीज तो है n एक प्राकृतिक संख्या है, तथा दूसरी शर्त n के साथ यह है कि n इज लेस देन इक्वल टू 4 है, या लेस देन 5 कह सकते हैं, या लेस देन इक्वल टू 4 कह सकते हैं। अब ये पूरी बात हो गई और इसको हम क्लोज कर देंगे। x की a का एक अवयव x लिख देंगे, और x की विशेषता ये है कि x 3 का गुणज है। यहाँ पर n जो है एक प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि 1 2 3 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चक्को 12, यानी x इक्वल टू 3n है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है और n जो ये n था वो लेस देन इक्वल टू 4 है। तो इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं। दूसरा समुच्चय मान लिया, इसको हम b कहते हैं। इसके अलावा 2 4 8 16 32 आपको 2 की घात में दिख रहे हैं। 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5। तो इसका एक अवयव x लिखेंगे। x इज सच दैट जो x है वो उस अवयव की विशेषता ये है कि ये 2 की घात n है, 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात 5। अब जहां इस n की विशेषता बताइए, n एक प्राकृतिक संख्या है और n इज लेस देन इक्वल टू 5, या लेस देन 6 कहें या लेस देन इक्वल टू 5 कहें। इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं, क्योंकि 5 घात तक ज्यादा, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 और 2 की घात 5 तक। वैसे ही अगर इस समुच्चय को हम b कहें, c कहते हैं इसको, तीसरा समुच्चय है c कहते हैं इसको, इसके अवयव भी बस वही है, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4, बिल्कुल यही शब्द यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर जो अवयव है ये चौथे में, इसके अवयव हैं 2 4 6। ठीक है, इसके अवयव हैं 2 4 6। तो 2 4 6 का मतलब हुआ ये आपको दिख रहे हैं 2 के गुणज में, 2 एकम 2 दूना 2 तिया, इस प्रकार से हैं। तो इसको अगर मैं डी समुच्चय कहता हूं, देखो सी को कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बराबर 5 की घात n, जैसे हमने दूसरा लिखा 5 की घात n, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4, 5 की घात n। अब n पर शर्त लगाइए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, पहली बात काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4, और n इज लेस देन इक्वल टू 4। ये हमारे पास पूरा, इसको मजले कोष में, उस पूरे वाक्य को मजले कोष में लिख देंगे। ये समुच्चय निर्माण रूप किसी समुच्चय का कहलाएगा। यहाँ पर ये दिख रहा है डी जो समुच्चय है, x सच दैट x बराबर है, ये कोई सम संख्या है 2n है, जहां n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी ये जो समुच्चय है ये आगे बढ़ता रहेगा, यानी n इक्वल टू 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 चलता रहेगा। तो हम इसको यहीं पर क्लोज कर देंगे। अब इस n में कोई शर्त नहीं लगी हुई है। इसी प्रकार से अगर इस समुच्चय को देखते हैं, इसको e कह देता हूं मैं, 1 4 9, ये आपको फिर से देखें पूर्ण संख्या है, ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, 10 का वर्ग है। तो हम कह सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू, हमें दिख रहा है n का वर्ग, जहां n इज लेस देन इक्वल टू 10। ये इस प्रकार से समुच्चय हो जाएगा। तो ये कुछ पहले सवाल हैं। अब समुच्चयों के प्रकार हम अगले वीडियो में करेंगे, आप इसका अभ्यास करिए।